दौरे को वज़ीर आज़म ने बताया तारीखी इशारों में चीन पर सादा निशाना, कहा तोसी पसंदी नहीं तरक्की की है जरूरत। बिहार में इत्तेहाद के लिए नीतीश लालू में इत्तेफाक राय, क़यादत को लेकर अभी नहीं हो सका फैसला, सीटों की तक़सीम के लिए बनाई जाएगी कमेटी। मुलायम नहीं करा पाए जनता परिवार को मुत्तहिद, मुलायम लालू के साथ मीटिंग से पहले राहुल से मिले नीतीश, कांग्रेस नीतीश को हिमायत देने को तैयार। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी Z+ सिक्योरिटी, सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के बराबर तहफ़्फ़ुज़। और झारखंड के लातेहार में मालगाड़ी हादसे का शिकार, इंजन और कोयले से लदे 19 डिब्बे पटरी से उतरे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को अपना साथी बताया है और चीन को इशारों इशारों में कहा है कि दुनिया को तोसी पसंदी की नहीं बल्कि तरक्की पसंदी की जरूरत है। ढाका यूनिवर्सिटी में बंग बंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मोदी ने कहा कि बुद्ध के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता। आलमी बिरादरी को मोदी ने बताया कि दुनिया में हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है, फिर भी हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती में जगह नहीं है। मोदी ने कहा कि हिंद बांग्लादेश के बीच सिर्फ जमीनी मुआहदा नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला समझौता हुआ है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने खून से बांग्लादेश को सींचा है। मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया एक दूसरे पर मुनहसिर है, ऐसे में सार्क के सभी मुल्क मिलकर साथ चल सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ खला के शोबे में आगे बढ़ना चाहता है। समुद्र के सहारे हम ब्लू इकोनॉमी बना सकते हैं। शमसी तवानाई के मैदान में भी दोनों मुल्क साथ चलेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश खवातीन की ताकत की मिसाल है और दोनों मुल्कों में खवातीन का ओहदा बढ़ा है। दोनों के पास नौजवानों की एक जैसी ताकत है। अब यात्रा शुरू हो रही আমার বাংলাদেশের ভাই বোনেরা নমস্কার। কেমন আছো? আমরা তোমার সাথে আছি। আমরা তোমাকে সাথে নিয়ে চলব। আমার বাংলা কেমন বলো তো? अगर एक वाक्य में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा कि लोग सोचते थे कि हम पास पास है, लेकिन अब दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पास पास भी हैं, साथ साथ भी है। मैं भी चीन गया था तो वहां के एक रेडीमेड गारमेंट के एक सीईओ मुझे बता रहे थे कि मोदी जी आपका तो 125 करोड़ का देश है, आप कर क्या रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ भाई? अरे बोले तुम्हारे बगल में 17 करोड़ का देश आज दुनिया में नंबर 2 पे खड़ा है गारमेंट की दुनिया। जुल्म के खिलाफ यहां जो आवाज उठ रही थी वो हमारे कान में गूंजती थी और यहां से उठी वो आवाज, उस पुकार ने हमें प्रेरित किया और मैं जीवन में पहली बार गांव छोड़ करके दिल्ली में भारतीय जनसंघ के द्वारा बांग्लादेश की मान्यता के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था उस सत्याग्रही बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे जीवन की ये पहली राजनीतिक गतिविधि थी, उसके बाद भी कभी नहीं की, कई सालों तक नहीं की। मैं सामाजिक जीवन से जुड़ा था और उस अर्थ में
शायद ऊपर वाले की इच्छा होगी कि वो नाता आज नए रूप में आपके साथ मुझे जोड़ दिया। बांग्लादेश दौरे के आखिरी दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को मिलने वाले बांग्लादेश मुक्ति संग्राम एजाज को वाजपेयी की तरफ से कबूल किया। ये एजाज बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद के हाथों दिया गया। वजीर आजम ने बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद से मुलाकात की। मोदी ने बांग्लादेश के सनतकारों और ताजिरों से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया से भी मुलाकात की। खालिदा जिया हिंद मुखालिफ मानी जाती हैं। उनके वक्त बांग्लादेश में हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर खूब फले फूले। बिहार में लालू नीतीश मुत्तहिद होकर असेंबली इंतखाब लड़ेंगे। यह ऐलान समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव ने किया है। दरअसल इस मामले पर मुलायम के साथ लालू और नीतीश की एक मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला हुआ कि आरजेडी और जेडीयू की तरफ से 3-3 अराकीन की एक कमेटी बनेगी जो सीटों के मसले पर फैसला लेगी। हालांकि आज की मीटिंग में क़यादत के मसले पर कोई फैसला नहीं हुआ। रामगोपाल यादव ने कहा कि इस सिलसिले में फैसला बाद में लिया जाएगा। रामगोपाल यादव ने यह भी दावा किया है कि बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद जनता परिवार का इंतजाम होकर रहेगा। लेकिन फिलहाल बिहार की बारी है, जिसमें लालू और नीतीश इत्तेहाद के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे दिलचस्प बात यह है कि मुलायम की रिहाइशगाह पर हुई इस मीटिंग से पहले ही नीतीश ने राहुल गांधी से मिलकर आए थे और कांग्रेस लगातार नीतीश की क़यादत पर जोर दे रही है, जबकि लालू का खेमा इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, एक बात तो साफ है कि बीजेपी से हटने के बाद नीतीश जी का पूरा समय एक गठबंधन बनाने और विलय में जा रहा है। इससे साफ है कि नीतीश जी अब हारे हुए नेता की तरह हारी हुई मानसिकता से काम कर रहे हैं। वो मान चुके हैं कि वो अब जीतने वाले नहीं है, इसीलिए कभी मांझी जी का सहारा लेते हैं, कभी लालू जी के शरण में जाते हैं। अब एक जनता द्वारा अस्वीकार की हुई पार्टी कांग्रेस की शरण में चले गए। नीतीश कुमार जी ये भूल गए कि ये लोग इनकी नैया पार नहीं लगा सकते। अगर उनकी नाव पर चढ़ेंगे तो नदी के मझधार में डूबना तय है। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ मीटिंग से पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इससे पहले शनिचर को बिहार कांग्रेस के इंचार्ज सीपी जोशी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। हम आपको बता दें कि लालू के अलावा नीतीश ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का रास्ता भी खोल रखा है। साथ ही कांग्रेस ने भी कई मौकों पर जेडीयू के साथ जाने और नीतीश की क़यादत को तस्लीम करने के इशारे दिए हैं और कहा कि नीतीश अच्छे वजीर आला साबित हुए हैं, जबकि लालू के साथ कानूनी अड़चन है। इस बीच कांग्रेस ने जनता परिवार के इंतजाम पर कहा है कि ये तो पहले से ही पता था कि क़यादत और सीटों की तकसीम के इशू पर जनता परिवार का इंतजाम मुमकिन नहीं है। जनता परिवार का विलय बहुत जोश खरोश के साथ में, फैन फेयर के साथ में अनाउंस किया गया, लेकिन धीरे धीरे फिजल आउट की गया। और पहले दिन से ये स्पष्ट था कि नेतृत्व के मुद्दे के ऊपर या सीट के बंटवारे के ऊपर ये आगे चलने वाला नहीं है और यही सब लग रहा है। हालांकि हमारी शुभकामनाएं हैं ये एक होके लड़ें और बिहार में विशेष रूप से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको पस्त करने के लिए, उनको हराने के लिए जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनको एक हो जाना चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान भर के लिए एक मिसाल होगी। उधर लालू ने नीतीश और राहुल की मुलाकात पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन वो गठजोड़ की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी और लालू जी सबका गठबंधन हो जाएगा? इस पर हमको अभी मालूम नहीं, कुछ पता करें। तो सर आपको लगता है महागठबंधन बन पाएगा लालू जी? हम लोग लगे हैं पूरा। चलिए, दिक्कत कहाँ आ रही लालू जी? अभी सब बात यहाँ का टीवी के लिए नहीं है। चलो, आज मुलाकात है लालू शाम को घर पर। फिलहाल एक वक्फे के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है?
बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। मणिपुर में शहीद हुए जवानों के जज्बे खाकी उनके घर पहुंच गए हैं और पूरे फौजी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूम अदा हुई। उत्तर प्रदेश के जेवर में शहीद जगवीर सिंह, जम्मू में सतपाल बसानी, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के अशोक राणा और हिमाचल प्रदेश के ही मंडी के प्रकाश चंद के जज्बे खाकी उनके आबाई वतन पहुंचे। घर वालों में अपने लोगों के शहीद होने का दुख तो था, मगर इस बात का भी फख्र था कि वो मुल्क के काम आए। मणिपुर में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए ग्रेटर नोएडा के मुराद गढ़ी गांव के रहने वाले जगवीर सिंह के अहले खाना इंतजामिया से जमीन देने की तहरीर यकीन दहानी और मौके पर मौजूद डीएम के अपनी 15 दिन की तनख्वाह दिए जाने के ऐलान के बाद शहीद के घर वाले आखिरी रसूम के लिए मान गए। इससे पहले अहले खाना ने शहीद की आखिरी रसूम अदा करने से इनकार करते हुए कहा था कि वो नोएडा इंतजामिया से मीडिया में जाकर 30 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किए जाने के तरीके से नाराज हैं। आखिर मरकजी वजीर सयाहत महेश शर्मा ने घर वालों से बातचीत करके मामले को सुलझा लिया। बस इतना ही है, जो हो गया वो तो हो गया, उसका तो कॉलम हमेशा के लिए खाली हो चुका है, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके परिवार के, मेरी बहन के लिए, मेरे भांजी हैं 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, उनके जीवन यापन के लिए ऐसा कुछ हो जिससे कि और जो किसानों के बेटे आर्मी में जा रहे हैं या किसान परिवार हैं उनको ये गर्व महसूस हो कि हाँ भी हम अपने बच्चों को आर्मी में कराएं। यदि ऐसा उपेक्षा होती रही और बच्चे अनाथ होकर इस तरह भटकते रहे या आम जिंदगी जीते रहे तो मेरे ख्याल से आर्मी में लोग जाना ही खत्म कर देंगे, आर्मी में जाना ही बंद कर देंगे लोग। कैसे होगा देश का? वो देश में इससे बड़ा और कुर्बानी कौन देगा, क्या देगा? इनके लिए जितना भी हो सके केंद्रीय मंत्री हमारे पास में खड़े हुए हैं, प्रोसेस में भी लगे हुए हैं। जैसे कि अभी 15-20 बीघा जमीन के पट्टे की बात आ रही है, ये तो गांव वालों की पूरे की अनुमति है। 450-500 बीघा जमीन यहाँ एलएमसी की ऑलरेडी है, उसमें से 15-20 बीघा जमीन लिखित में आश्वासन दे दें। लोगों का ये है कि अभी कुछ दिन पहले भी कोई शहीद हुए थे यहाँ पे, आश्वासन के अलावा आज तक उनके जिम्मे कुछ नहीं आया है। मैं देश के प्रेम से ये मांग करता हूँ कि जो भी मेरे पापा की तरह बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके पिता देश की सेवा में शहीद हुए हैं, उनको पैसों का मुहैया किया जाए और जमीन दी जाए और जिनसे वो अपने पूरा घर बार चला सकें, अपनी माँ को, दुखी माँ को संभाल सकें। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी कारकुनान ने लालू प्रसाद यादव और बिहार के वजीर नीतीश कुमार के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन अपने साथ आम, लीची और दीगर कई फल लेकर आए और नारेबाजी की। एलजेपी कारकुनान ने आम और लीची पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। मोदी सरकार आरएसएस चीफ मोहन भागवत को 10 जून से Z+ सिक्योरिटी देने जा रही है। मोहन भागवत को Z+ का जो सिक्योरिटी कवर मिलने जा रहा है वही वजीर आजम और सदर जमहूरिया के पास भी है, यानी सदर जमहूरिया और वजीर आजम के बराबर का सिक्योरिटी कवर आरएसएस चीफ के पास रहेगा, जिसमें सीआईएसएफ के 190 कमांडोज के अलावा एक बुलेट प्रूफ BMW कार, 4 SUV व्हीकल्स चलेंगी। इन कमांडोज को NSG की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई है। इसके पीछे भागवत की जान को खतरा वजह बताया जा रहा है। दरअसल 2006 में आरएसएस के नागपुर वाकई हेड ऑफिस पर लश्कर ए तैयबा ने दहशतगर्दाना हमला किया था, जिसके बाद से ही उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात चल रही थी। खास बात यह है कि भागवत मुल्क के पहले ऐसे गैर सियासी शख्स और किसी गैर आईनी ओहदे पर न होने वाले ऐसे शख्स हैं जिन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली है। इससे पहले योग गुरु रामदेव को भी Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी और अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत को दी जा रही है। यूपी सरकार में पैक्सपेड चेयरमैन तोताराम यादव का कहना है कि खवातीन का रेप होता नहीं है, वो अपनी मर्जी से रेप करवाती है।
तोताराम आगे बताते हैं कि खवातीन अपनी मर्जी से रेप कराती हैं, जिसके बाद पुलिस और इंतजामिया को परेशान होना पड़ता है। तोताराम यादव यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि खवातीन का रेप हो ही नहीं सकता। रेप कराने के बाद सरकार को कसूरवार ठहराया जाता है। इसके बाद लोग कहते हैं कि रियासत में नज्म और नस्क खराब है। तोताराम ने मजीद कहा कि जब कोई खुद ही रेप कराए तो सरकार क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि पहले तो सब अपनी मर्जी से होता है और जब मामला सामने आ जाता है तो इसे रेप का नाम दे दिया जाता है। ये शर्मनाक बयान आने के बाद सियासी जमातों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मैंने सिर्फ ये कहा था समाजवादी पार्टी अखिलेश सरकार में जो ये बलात्कार का ये बलात्कार का आरोप तो है ही नहीं, ये सब कहा था। बयान तो आप ही ने दिया था कि आपसी सहमत होती है। नहीं, ये नहीं दिया था, सहमत बात यही थी। तोताराम के पहले बयान के आने के बाद जहां समाजवादी पार्टी ने सफाई दी है, दूसरी पार्टियों ने इस पर हमला किया है। शर्मनाक है, हम सब उससे अलग करते हैं और ऐसा कोई बयान नहीं चाहिए जिससे नारी के सम्मान को आहत मिले। हम सबका कर्तव्य है कि नारी का सम्मान हम रखें। Undoubtedly, because they follow the leader. Who is the leader? Mulayam Singh Yadav. Mulayam Singh Yadav has been always telling, boys are boys, and they commit. And what do you expect from his follower? This Tota is only a follower of Mr. Mulayam Singh. So he has to please his leader. To please his leader, he also has to speak all this nonsense. They don't even have the sense of proportion. They don't even know in which era they are living. They don't even know they are supposed to be the so-called leaders of the society, and they should not talk. They must have control over tongue, and they can't speak whatever they like it. They can speak. In other words, what I want to say is, this is the way they are treating their wives. If they are treating their wives in this way, without their consent, they are having rapes, even the marital rape, then they think that others are also like that. बेहद शर्मनाक बयान है और ये दोनों अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और ऐसे परवर्टेड बयान जो देते हैं व्यक्ति, जो जनप्रतिनिधि देते हैं, उनको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इन्हें जेल होनी चाहिए इस तरह के बयानों के लिए। क्योंकि फूलचंद यादव से कोई पूछे कि 2 साल 3 साल 5 साल की बच्चियों का क्या मर्जी से वो इन्वॉल्व होती हैं, वो रेप नहीं होते जो उनके साथ अत्याचार होते। तो इस तरह के बयानों के लिए ऐसे व्यक्तियों को तुरंत जेल में डालना चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा था समाजवादी पार्टी अखिलेश सरकार में जो ये बलात्कार का आरोप तो है ही नहीं, ये सब कहा था। बयान तो आप ही ने दिया था कि आपसी सहमत होती है। नहीं, ये नहीं दिया था, सहमत बात यही थी। जमात इस्लामी हिंद की मरकजी मजलिस शूरा का 4 रोजा इजलास 2 जून को इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास की सदारत अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने की। इस इजलास में मजलिस शूरा और दीगर अरकान भी शरीक हुए। इजलास में जमात का 4 साला मीकाती प्रोग्राम मंजूर हुआ। इसके अलावा तवीलुल मियाद लाहे अमल पर गौर हुआ। मरकजी मजलिस शूरा का एहसास है कि मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने और इफरात ज़र पर कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। जबकि 6 माह कबल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शरिया म्यूचुअल फंड को हुकूमत की तरफ से अचानक मुअख्खर कर दिया गया है। वाज़ेह है कि खलीजी ममालिक में मुकीम तारीकीन वतन इस फंड का शिद्दत से इंतजार किया करते हैं। दूसरी तरफ आलम इस्लाम की बिगड़ती हुई हालात पर मरकजी शूरा ने इजहार अफसोस किया। रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। इसराइल से उनके बढ़ते हुए ताल्लुकात की हम हमेशा मुखालफत करते रहे हैं। इसराइल जालिम है। इसराइल सारी दुनिया के लिए अमन के लिए खतरा है। फिलिस्तीनियों के लिए जिस तरह से उसका रवैया रहा है 2008, 12, 14 में और उससे पहले भी, उसे दुनिया भुला नहीं सकती। तो हम तो हुकूमत से यही कहेंगे कि इसराइल से दोस्ती न मुल्क के मफाद में है और न आम इंसानियत उसूल के मुताबिक है। जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, जो इस्लाम में चूंकि इंटरेस्ट नहीं है इसलिए इस्लामिक कहा गया है इसको, वरना ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है। ये इस मुल्क के लिए फायदेमंद है, इस मुल्क के गरीबों के लिए फायदेमंद है। यहाँ किसान खुदकशी कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद है। यहाँ पर जो लोग अपना पैसा सूद की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए इन्वेस्ट करने के मौके जो है इस म्यूचुअल फंड के जरिए से पैदा होते और एक बहुत बड़ी रकम उन मुसलमानों की जो सूद की वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट और यहाँ की विकास के लिए काम में आता।
लेकिन हमारी इस हुकूमत ने जो एक तरह से जो माइंड सेट है कि कोई चीज मुसलमानों से मिलती जुलती नजर आ रही हो, इस्लाम से जुड़ती हुई नजर आ रही हो, चाहे वो मुल्क के लिए कितनी फायदेमंद हो, उसको उन्होंने इस माइंडसेट की वजह से कि ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है गोया इस्लामिक है या मुसलमानों का इससे फायदा है, इस माइंडसेट, इस कम्युनल माइंडसेट की वजह से इस डिसीजन को वापस लिया गया, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है इस मुल्क के लिए। जमात इस्लामी उसको कंडेम भी करती है और दोबारा हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो इसका नाम चाहे इंटरेस्ट फ्री बैंक रखे, शरिया म्यूचुअल फंड के बजाय शरिया लफ्ज की जगह कोई और लफ्ज इस्तेमाल करे, मगर इसका लागू होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से इसको एकदम रोक दिया गया है वो बहुत अफसोसनाक है। मुसलमान इस वक्त जुल्म का शिकार है और उनको समंदर में एक तरह से फेंक दिया गया है और कोई मुल्क उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कि यूएनओ भी इस पर खामोश है, मुस्लिम ममालिक भी खामोश है, पड़ोसी मुल्क भी खामोश है, बांग्लादेश खामोश है, खुद हमारे मुल्क की पॉलिसी भी जो है वो ठीक नजर नहीं आती। तो हम ये कहते हैं कि इन मजलूमीन को इंसानी बुनियादों पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी उनको मदद की जानी चाहिए। उनका कसूर सिर्फ ये नजर आता है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए शायद उन पर जुल्म हो रहा है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद तमाम ममालिक से, यूएनओ से, खासतौर से मुस्लिम ममालिक से ये अपील करती है कि वो इनको पनाह दे और उनके इस जुल्म को रोकने की वो कोशिश करे। एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद देखेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। मैं तो भूल ही गया था। थोड़े थोड़े सिक्के डालने से देखो कितने पैसे हो गए। हाँ। चलो जल्दी से चप्पल पहन लो, आज मेरे साथ दुकान पे चलना है। हाँ। बच्चों का दिमाग गुल्लक की तरह होता है और पढ़ाई उसमें धन। बात तो सही है बाबूजी। तो रोज बच्चों को स्कूल भेजा करो। स्कूल में रोज पढ़ने से बच्चों का दिमाग चलेगा, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। स्कूल जाना। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। सूबे पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। जराये के मुताबिक तालिबान के जंगजू ने सूबे के हेडक्वार्टर यमगान पर चारों तरफ से हमला किया। इस हमले में अफगान पुलिस के 10 जवान मारे गए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। तालिबान ने शहर की सरकारी इमारतों और हथियार के डिपुओं पर भी कब्जा कर लिया है। अफगान हुकूमत का कहना है कि सिक्योरिटी अफवाज को मुनज़्ज़म किया जा रहा है ताकि बदख्शा सूबे पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया जा सके। आपको बता दें कि पिछले महीने भी तालिबान ने बदख्शा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हमले किए थे, जिसमें 18 अफगान पुलिस के जवान मारे गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि इराकी जंग से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए इमदादी सरगर्मियां रकम की कमी के सबब मुतासिर हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इराक की इंसानी हकूक बहरान की कोऑर्डिनेटर लीज ग्रांड ने कहा है कि अगर फौरी तौर पर इमदादी रकम न मिली तो 50% से ज्यादा ऑपरेशन या तो बंद हो जाएंगे या उनमें कमी करनी पड़ेगी। उन्होंने अगले 6 महीने के लिए 50,60,000 लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तकरीबन $50 करोड़ की इमदादी रकम की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस से दाइश के इराक के एक बड़े इलाके पर कब्जे की मुहिम शुरू होने के बाद 30 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। यूएन का कहना है कि बहुत से पनाह गुज़ीन फैल चुके हैं, जिसकी वजह से इमदादी कोशिशें और भी मुश्किल हो सकती हैं। तुर्की में आम इंतखाबात से कबल दया बाकर शहर में 2 धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 100 दीगर जख्मी हो गए। हालांकि धमाकों की नौइयत के बारे में अभी तक कोई वजाहत नहीं हो सकी है, लेकिन तुर्की के वज़ीर तवानाई ने इस खबर की तस्दीक की है। धमाके बिजली में खराबी के बायस हुए। तुर्की में
आम इंतखाबात हो रहे हैं। इस सिलसिले में कई कुर्द हिमायत याफ्ता जमात पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की रैली में हजारों की तादाद में लोग शरीक थे। तुर्की के वज़ीर आज़म अहमद दावूदोगलू ने इन धमाकों की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए हैं। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन के वफादार साथी तारिक अजीज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 79 बरस के तारिक अजीज ने इराक के वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी खिदमात पर अंजाम दी थी। तारिक अजीज ने 1991 में पहली खलीजी जंग के दौरान उस वक्त शोहरत पाई जब वो बतौर वज़ीर खारजा रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और सद्दाम हुसैन के इक़दाम की वजाहत करते थे। ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले तारिक अजीज का शुमार सद्दाम हुसैन के इंतहाई वफादार साथियों में होता था। तारिक अजीज को 2010 में इराकी सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन इस पर कभी अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने 2003 में बगदाद पर अमेरिका के कब्जे के बाद खुद को अमेरिका के सुपुर्द कर दिया था। तारिक अजीज के खानदान ने खराबी सेहत की बुनियाद पर उनकी रिहाई की मुतअद्दिद अपीलें की थी, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। तारिक अजीज को दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे अमराज लाक थे। यूनान के वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि मुआशी मुश्किलात से बचने के लिए एथेंस को हंगामी तौर पर रकम की जरूरत है, लेकिन कर्ज देने वाले आलमी इदारे जिल्लत आमेज शरायत आयद न करें। वज़ीर आज़म एलेक्स तसेपर्स ने कहा कि इस वक्त यूरोपीय इत्तेहाद और IMF से जारी मुज़ाकरात नाजुक तरीन मरहले में हैं, लेकिन कर्ज देने वालों की तजवीज हकीकत पसंदाना नहीं है। यूनानी वज़ीर आज़म ने यह बात पार्लियामेंट में कही, जहां उनके बाएं बाजू की जमात में कर्ज देने वाले आलमी इदारों की तजावीज की शदीद मुखालफत की गई। इससे कबल यूनान ने IMF को 30 करोड़ यूरो के कर्ज की रकम की अदायगी में ताखीर की है। और आखिर में सुर्खी एक मरतबा फिर देखते हैं। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बांग्लादेश के दौरे को वज़ीर आज़म ने बताया तारीखी इशारों में चीन पर साधा निशाना, कहा तोसी पसंदी नहीं तरक्की की है जरूरत। बिहार में इत्तेहाद के लिए नीतीश लालू में इत्तेफाक राय, क़यादत को लेकर अभी नहीं हो सका फैसला, सीटों की तक़सीम के लिए बनाई जाएगी कमेटी। मुलायम नहीं करा पाए जनता परिवार को मुत्तहिद, मुलायम लालू के साथ मीटिंग से पहले राहुल से मिले नीतीश, कांग्रेस नीतीश को हिमायत देने को तैयार। RSS चीफ मोहन भागवत को सेट प्लस सिक्योरिटी, सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के मसाफी तहफ़्फ़ुज़ का दायरा। और झारखंड के लातेहार में मालगाड़ी हादसे का शिकार, इंजन और कोयले से लदे 19 डब्बे पटरी से उतरे। खबरनामे में अभी सिर्फ इतना ही। आलमी समय इंटरनेट पर देखिए, लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.7live.com। इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय। आदाब। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर में मुईन शादाब। आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
बांग्लादेश के दौरे को वज़ीर आज़म ने बताया तारीखी इशारों में चीन पर सादा निशाना, कहा तोसी पसंदी नहीं तरक्की की है जरूरत। बिहार में इत्तेहाद के लिए नीतीश लालू में इत्तेफाक राय, क़यादत को लेकर अभी नहीं हो सका फैसला, सीटों की तक़सीम के लिए बनाई जाएगी कमेटी। मुलायम नहीं करा पाए जनता परिवार को मुत्तहिद, मुलायम लालू के साथ मीटिंग से पहले राहुल से मिले नीतीश, कांग्रेस नीतीश को हिमायत देने को तैयार। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी Z+ सिक्योरिटी, सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के बराबर तहफ़्फ़ुज़। और झारखंड के लातेहार में मालगाड़ी हादसे का शिकार, इंजन और कोयले से लदे 19 डिब्बे पटरी से उतरे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को अपना साथी बताया है और चीन को इशारों इशारों में कहा है कि दुनिया को तोसी पसंदी की नहीं बल्कि तरक्की पसंदी की जरूरत है। ढाका यूनिवर्सिटी में बंग बंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मोदी ने कहा कि बुद्ध के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता। आलमी बिरादरी को मोदी ने बताया कि दुनिया में हर छठा आदमी हिंदुस्तानी है, फिर भी हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती में जगह नहीं है। मोदी ने कहा कि हिंद बांग्लादेश के बीच सिर्फ जमीनी मुआहदा नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला समझौता हुआ है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने खून से बांग्लादेश को सींचा है। मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया एक दूसरे पर मुनहसिर है, ऐसे में सार्क के सभी मुल्क मिलकर साथ चल सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ खला के शोबे में आगे बढ़ना चाहता है। समुद्र के सहारे हम ब्लू इकोनॉमी बना सकते हैं, शमसी तवानाई के मैदान में भी दोनों मुल्क साथ चलेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश खवातीन की ताकत की मिसाल है और दोनों मुल्कों में खवातीन का ओहदा बड़ा है। दोनों के पास नौजवानों की एक जैसी ताकत है। अब यात्रा शुरू हो रही। আমার বাংলাদেশের ভাই বোনেরা নমস্কার। কেমন আছো? আমরা তোমার সাথে আছি। আমরা তোমাকে সাথে নিয়ে চলব। আমার বাংলা কেমন বলো তো? अगर एक वाक्य में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा कि लोग सोचते थे कि हम पास पास है, लेकिन अब दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पास पास भी हैं, साथ साथ भी है। मैं अभी चीन गया था तो वहां के एक रेडीमेड गारमेंट के एक सीईओ मुझे बता रहे थे कि मोदी जी आपका तो 125 करोड़ का देश है, आप कर क्या रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ भाई? अरे बोले तुम्हारे बगल में 17 करोड़ का देश आज दुनिया में नंबर 2 पे खड़ा है गारमेंट की दुनिया में। जुल्म के खिलाफ यहां जो आवाज उठ रही थी वो हमारे कान में गूंजती थी और यहां से उठी वो आवाज, उस पुकार ने हमें प्रेरित किया और मैं जीवन में पहली बार गांव छोड़ करके दिल्ली में भारतीय जनसंघ के द्वारा बांग्लादेश की मान्यता के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था उस सत्याग्रही बनने का मुझे सौभाग्य मिला था। मेरे जीवन की ये पहली राजनीतिक गतिविधि थी, उसके बाद भी कभी नहीं की, कई सालों तक नहीं की। मैं सामाजिक जीवन से जुड़ा था और उस अर्थ में
शायद ऊपर वाले की इच्छा होगी कि वो नाता आज नए रूप में आपके साथ मुझे जोड़ दिया। बांग्लादेश दौरे के आखिरी दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को मिलने वाले बांग्लादेश मुक्ति संग्राम एजाज को वाजपेयी की तरफ से कबूल किया। ये एजाज बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद के हाथों दिया गया। वजीर आजम ने बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद से मुलाकात की। मोदी ने बांग्लादेश के सनतकारों और ताजिरों से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया से भी मुलाकात की। खालिदा जिया हिंद मुखालिफ मानी जाती हैं। उनके वक्त बांग्लादेश में हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर खूब फले फूले। बिहार में लालू नीतीश मुत्तहिद होकर असेंबली इंतखाब लड़ेंगे। ये ऐलान समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव ने किया है। दरअसल इस मामले पर मुलायम के साथ लालू और नीतीश की एक मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला हुआ कि आरजेडी और जेडीयू की तरफ से 3-3 अराकीन की एक कमेटी बनेगी जो सीटों के मसले पर फैसला लेगी। हालांकि आज की मीटिंग में क़यादत के मसले पर कोई फैसला नहीं हुआ। रामगोपाल यादव ने कहा कि इस सिलसिले में फैसला बाद में लिया जाएगा। रामगोपाल यादव ने यह भी दावा किया है कि बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद जनता परिवार का इंतजाम होकर रहेगा, लेकिन फिलहाल बिहार की बारी है जिसमें लालू और नीतीश इत्तेहाद के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे दिलचस्प बात यह है कि मुलायम की रिहाइशगाह पर हुई इस मीटिंग से पहले ही नीतीश ने राहुल गांधी से मिलकर आए थे और कांग्रेस लगातार नीतीश की क़यादत पर जोर दे रही है, जबकि लालू का खेमा इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, एक बात तो साफ है कि बीजेपी से हटने के बाद नीतीश जी का पूरा समय एक गठबंधन बनाने और विलय में जा रहा है। इससे साफ है कि नीतीश जी अब हारे हुए नेता की तरह हारी हुई मानसिकता से काम कर रहे हैं। वो मान चुके हैं कि वो अब जीतने वाले नहीं है, इसीलिए कभी मांझी जी का सहारा लेते हैं, कभी लालू जी के शरण में जाते हैं। अब एक जनता द्वारा अस्वीकार की हुई पार्टी कांग्रेस की शरण में चले गए। नीतीश कुमार जी ये भूल गए कि ये लोग इनकी नैया पार नहीं लगा सकते। अगर उनकी नाव पर चढ़ेंगे तो नदी के मझधार में डूबना तय है। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ मीटिंग से पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इससे पहले शनिचर को बिहार कांग्रेस के इंचार्ज सीपी जोशी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। हम आपको बता दें कि लालू के अलावा नीतीश ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का रास्ता भी खोल रखा है। साथ ही कांग्रेस ने भी कई मौकों पर जेडीयू के साथ जाने और नीतीश की क़यादत को तस्लीम करने के इशारे दिए हैं और कहा कि नीतीश अच्छे वजीर आला साबित हुए हैं, जबकि लालू के साथ कानूनी अड़चन है। इस बीच कांग्रेस ने जनता परिवार के इंतजाम पर कहा है कि ये तो पहले से ही पता था कि क़यादत और सीटों की तकसीम के इशू पर जनता परिवार का इंतजाम मुमकिन नहीं है। जनता परिवार का विलय बहुत जोश खरोश के साथ में, फैन फेयर के साथ में अनाउंस किया गया, लेकिन धीरे धीरे फिजल आउट की गया और पहले दिन से ये स्पष्ट था कि नेतृत्व के मुद्दे के ऊपर या सीट के बंटवारे के ऊपर ये आगे चलने वाला नहीं है और यही सब लग रहा है। हालांकि हमारी शुभकामनाएं हैं ये एक होके लड़ें और बिहार में विशेष रूप से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको पस्त करने के लिए, उनको हराने के लिए जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनको एक हो जाना चाहिए और ये मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान भर के लिए एक मिसाल होगी। उधर लालू ने नीतीश और राहुल की मुलाकात पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन वो गठजोड़ की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी और लालू जी सबका गठबंधन हो जाएगा? इस पर हमको अभी मालूम नहीं, कुछ पता करें। तो सर आपको लगता है कि महागठबंधन बन पाएगा लालू जी? हम लोग लगे हैं पूरा। चलिए, दिक्कत कहाँ आ रही लालू जी? अभी सब बात यहाँ का टीवी के लिए नहीं है। चलो, आज मुलाकात है लालू शाम को मुलायम सिंह के घर पर। फिलहाल एक वक्फे के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।